अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुनाइट। मैं हूं सैयद समर अब्बास। 9 मई सानहे के बाद तहरीक इंसाफ तितर बितर क्या हुई, पूरे पंजाब का सियासी मंजरनामा ही बदलना शुरू हो गया। पंछियों की उड़ान देखकर सियासी शिकारियों ने भी जाल थाम लिए हैं और पंजाब में सियासी तब्दीली के लिए अपने कैंप्स को तगड़ा करना शुरू कर दिया है। इस वक्त पंजाब के सियासी मंजरनामे पर सबसे ज्यादा जेर बहस नाम जहांगीर तरीन का है। इनकी जानिब से रोजाना की बुनियाद पर तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहने वालों को खुशामदीद कहे जाने की खबरें आ रही हैं। आज का दिन भी मीडिया पर जहांगीर तरीन की सियासी मुलाकातों और राब्तों के गिर्द घूमता रहा है, जिनमें एक बड़ी मुलाकात पीटीआई आज़ाद कश्मीर के साबिक सदर और आज़ाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की हुई है, जिन्होंने बज़ाहिर जहांगीर तरीन के साथ चलने का इशारा दिया है। हमारी और जहांगीर तरीन साहब की जो अंडरस्टैंडिंग हुई है और जो बातचीत की, हम आगे मिल के चलेंगे इंशाल्लाह। कोई अलग ग्रुप नहीं होगा, सारे लोग एक ही जगह पे इकट्ठे आगे बढ़ेंगे। जहां तनवीर इलियास की हाल ही दिनों में होने वाली सियासी मुलाकातों और राब्तों को देखकर कुछ यकीन से नहीं कहा जा सकता कि वो अपना वजन किस सियासी पलड़े में डालेंगे, उनका वजन डालने से कितना फर्क पड़ेगा। अभी चंद रोज कबल ही उनकी मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद ये खबर आई थी कि उनका ग्रुप काफ लीग का साथ देगा। लेकिन काफ लीग के चीफ ऑर्गेनाइजर चौधरी सरवर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ लीग का साथ न देने के ऐलान ने सबको हैरत में डाल दिया था। चौधरी सरवर साहब ने थोड़ा सा ट्विस्ट दिया। मैं एग्री नहीं करता ऐसी बात से, ना मैंने कहा था कि मैं शामिल हो रहा। मैं जो फैसला करूंगा मैंने कहा आपकी रहनुमाई और मुशावरत से करूंगा। अगर वापस आए जहांगीर तरीन की जानिब, तो कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ के तकरीबन 70 रहनुमाओं ने उनसे इल्हाक का इंदिया दिया है। ताहम ये इल्हाक किसी नई पार्टी की सूरत में सामने आएगा या किसी मौजूदा जमात में जम हो जाएगा, ये कहना कबल अज़ वक्त होगा। बिलखुसूस जब आज ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मखदूम अहमद महमूद के बकौल कोई भी किंग्स पार्टी नहीं बन रही। किंग्स पार्टी मेरा नहीं ख्याल इस दफ़ा कोई बनाने की कोशिश कर रहा है या ये बन पाएगी। हर किसी को अपने जोर बाजू पे इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, तो किंग्स पार्टी बनाने की मेरा नहीं ख्याल कहीं कोई कोशिश हो रही है। और अगर कोई खुद बनाना चाह रहा है बेशक बनाए, लेकिन स्पेस तो यही है जिसमें सारी पार्टियों को खेलना पड़ेगा। अगर बात की जाए किसी किंग्स पार्टी की, तो इस मुतालिक काफ लीग को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है, जो कभी किंग्स पार्टी तो थी लेकिन माजी करीब में शदीद तकसीम से दो चार हो गई। काफ लीग में कभी अनदाता समझे जाने वाले चौधरी परवेज इलाही पीटीआई के साथ क्या गए, उनका सियासी मुस्तकबिल ही तारीख होता चला गया और अब वो कानूनी चक्की में पीसे जा रहे हैं। आज भी चौधरी परवेज इलाही को करप्शन के 2 मुकदमात के इल्जाम में गुजरावाला की एंटी करप्शन की अदालत में पेश किया गया, जहां दलाइल सुनने के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी जानिब इसी पार्टी की कमान संभालने वाले चौधरी शुजात हुसैन और उनके बेटों ने बज़ाहिर परवेज इलाही के लिए पार्टी में वापसी के दरवाजे बंद कर दिए हैं, लेकिन खानदान में वापसी का ताहाल खुला है। तौर पर अगर वो आना चाहें तो मोस्ट वेलकम। अगर वो छोड़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि पीटीआई छोड़नी है, तो बेहतर यही है कि उनके लिए कि वो अपनी अलग सेपरेट जमात बनाएं, वो ज़्यादा बेहतर होगा। पंजाब में आने वाले इस भौचाल से काफ लीग भी कुछ न कुछ बटोरने और समेटने की कोशिश में है। तभी ज़हूर इलाही रोड पर भी भरपूर राब्तों और मुलाकातों की बातें हो रही हैं। गुज़िश्ता रोज़ सियासी दावपेच के गुरु समझे जाने वाले आसिफ अली जरदारी ने भी काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात की है और जहां मुख्तलिफ सियासी ग्रोह तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं को अपने साथ मिलाने के दर पे है, वहां आज एक कोर ग्रुप की रहनुमाई हुई है, जिन्होंने पार्टी से मुनहरिफ होने वालों पर मुश्तमिल एक बड़ा ग्रुप बनाने का इंदिया दिया है और इसे डेमोक्रेटिक ग्रुप का नाम दिया जा रहा है हमारी इत्तलात के मुताबिक। और इस ग्रुप से मुतालिक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर और मुराद राज की जानिब से लाहौर में एक इजलास बुलाने की इतरात हैं, जिसके मुकाम और वक्त को दिलचस्प तौर पर पोशीदा रखा गया है। ताम यह दावा जरूर किया गया है तहरीक इंसाफ के 35 से जायद साबिक रहनुमा और टिकट होल्डर्स इजलास में शरीक हैं। कर्नल रिटायर्ड हाशिम डोगर के बकौल यह ग्रुप पीडीएम या नून लीग से इल्हाक नहीं करेगा और बतौर अलग ग्रुप आइंदा इंतखाबात में हिस्सा लेगा। इस मखसूस ग्रुप और पंजाब में तेजी से बदलते हुए सियासी मंजरनामे पर हमें ज्वाइन किया है इसी ग्रुप के एक मेंबर यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा और सूबाई वजीर मुराद राज साहब ने, जो कि इस मुलाकात में कुछ देर पहले शरीक थे। अगले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल चौधरी शाफी हुसैन, उनसे हम काफ लीग की सियासत पे बात करेंगे। मुराद राज साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो जरा मैं ये बताइएगा कि पंजाब की सियासत काफ़ी गर्म है, जाहिर है इस वक्त हर कोई अपना दाव पेच लगा रहा है, अपना जोर लगा रहा है, अपने ग्रुप को तगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, अपना रेट लगवा रहा है। क्या जो आपका हम ख्याल ग्रुप बन रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इसमें आप बताएं कि आप मिले, क्या तय हुआ कि आप लोग जहांगीर तरीन को ज्वाइन करेंगे, आप अलग अपना ग्रुप बनाएंगे क्योंकि अपनी शनाख्त से बरकरार रखेंगे, या माइनस इमरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठाएंगे, होने क्या जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमने इस चीज पे अभी कोई डिसीजन नहीं लिया कि आगे क्या करना है। इस वक्त जो लोग पार्टी छोड़ रहे हैं और जो लाइक माइंडेड लोग हैं
इस वक्त तो हमारा सिर्फ फोकस उन पे है कि उनको एक जगह कोई इकट्ठे होने की मिले जो कि किसी ग्रुप में या किसी पार्टी में जाना नहीं चाहते, और जो ऑप्शंस उनको नजर आ रही हैं उस तरफ वो जाना नहीं चाहते। सो ये वो ग्रुप है जो कि सारा इकट्ठा, क्योंकि हमने ग्रुप का नाम रखा है डेमोक्रेट्स ग्रुप, तो वो भी मैं आपको बता दूं। सो इंशाल्लाह ताला हम तो सिर्फ उनके लिए जगह बना रहे हैं जो कि पीटीआई के लाइक माइंडेड लोग हैं और वो समझते हैं कि वो किसी और ग्रुप के साथ अभी शामिल नहीं होना चाहते या किसी और पार्टी में शामिल नहीं होना चाहते। तो इस वक्त तो हम सिर्फ वो कर रहे हैं। अभी आगे का जो है प्लान वो जैसे ही फाइनलाइज कुछ होगा या कुछ बनेगा तो इंशाल्लाह ताला सब। तो सर आपके ग्रुप में कितने लोग शामिल हैं, इसमें एमएनएस कितने हैं, एमपीएस की तादाद कितनी है? सर ये सारी डिटेल्स आपके सामने इंशाल्लाह ताला आ जाएंगी। लोग जो हैं वो तो मेरे ख्याल से बढ़ते जा रहे हैं, मगर उसमें हमने भी देखना है कि किस किस को साथ रखना है और किन किन को आगे साथ लेके चलना है। सो हम चाह रहे हैं कि जितने बेहतरीन लोग आ सकें, जितने बेस्ट लोग आ सकें, जगह सबके लिए। सो आपके सामने नंबर्स वगैरह सब चीजें आगे आ जाएंगी चलो, क्योंकि मैं बताऊंगा यहाँ पे कोई नंबर तो वो कई दफा एग्जैजरेट हो जाता है मीडिया पे, कई दफा कम हो जाता है। तो इंशाल्लाह ताला विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज आपके सामने, मैं ज्यादा देर की बात नहीं कर रहा, विद इन द नेक्स्ट फ्यू डेज लाइक मे बी 24 आवर्स। अब मुराद साहब ज़ाहिर है हर किसी की कोशिश है कि वो इमरान खान के वोट बैंक के ऊपर कैपिटलाइज करे, तो क्या माइनस इमरान खान जो तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे हो सकते हैं, और ऐसी कौन सी शख्सियत है कि जिसके पीछे पूरी जमात मुनज़्ज़म या इकट्ठी हो सकती है, जिनमें अगर हम बात करें शाह महमूद कुरैशी हैं, जहांगीर खान तरीन की बात भी हो रही है, इसके अलावा असद उमर हैं, परवेज़ खट्टक हैं, किसके पीछे इकट्ठे हो सकते हैं? देखिए ये तो अभी आगे चल के पता लगेगा। ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है जो कि आगे चल के पता लगेगा, क्योंकि मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग हैं ऑब्वियसली आपने ये भी देखना है कि माइंडसेट इस वक्त क्या है, जो लोग छोड़ रहे हैं पार्टी वो किस वजह से छोड़ रहे हैं। ऑब्वियसली मेजर रीजन जो है वो 9th में है। सो इसलिए सब अभी देख रहे हैं आगे लाइमल क्या बनाते हैं, आगे क्या चीजें करते हैं, सब चीजें आपके सामने आएंगी क्योंकि इन पे डिस्कशंस अभी हो रही हैं। और एट द एंड ऑफ द डे देखें, आपने जिस तरह मेरे से नंबर्स का पूछा, आई मीन टीवी पे नंबर चलवाना एक बड़ा आसान काम है। मैं कह दूं जी हमारे साथ 50 बंदा है, हमारे साथ 200 बंदा है, 300 बंदा है, तो आप ये कहना चीजें शुरू कर दें तो ये चलवानी बड़ी आसान है। हम सबके कॉन्टेक्ट्स हैं मीडिया के अंदर, मगर मेरे ख्याल से हर एक को रियलिस्टिक होना चाहिए। और मुझे पता है कि जो एक्चुअल पीटीआई के लोग हैं वो इस वक्त कहीं पे भी किसी जगह पे भी जो पार्टी छोड़े वो जाना नहीं। वैसे मुराद साहब आपके लिए भी और नाज़रीन के लिए भी मैं खबर भी यहाँ देना चाहता हूँ कि ये जो तहरीक इंसाफ के कई कदावर शख्सियात आपस में आजकल राब्तों में भी दोबारा से आई है। प्लान ये बन रहा है इस वक्त नाज़रीन के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास बुलाकर, ये एक प्लान है, ये तजवीज़ है जो कि ज़ेर गौर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC का इजलास बुलाकर इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए। ये एक प्लान, एक तजवीज़ ज़ेर गौर है जिस पे काम हो रहा है। इसी में अगर आप इसी तनाजुर में देखें तो पिछले चंद दिनों में आपने जो मुलाकातें होती देखी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की, वो इसी वाले से डेलिब्रेशंस चल रही हैं। तो मुराद राज साहब क्या आपकी तरफ भी ऑप्शन ज़ेर गौर है कि पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास बुलाकर इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए? देखिए आई गेस इन सब चीजों पे अभी बातचीत होगी। अभी तो इस वक्त क्योंकि बिकॉज ऑफ 9th में इतनी चीजें एक्सट्रीम पे पहुंच गई कि लोगों को पार्टी छोड़नी पड़ी, और लोगों को इस वक्त देखे ना अभी सिर्फ इकट्ठा करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है। आगे क्या करना है, आगे किस तरह करना है, उस पर भी मुशावरत हो रही है। सो जैसे ही कोई चीज फाइनल होगी, मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी बात करूं जो फाइनलिटी में ना हो और मैं कर दूं और फिर आप ही मेरी वीडियो चला रहे होंगे बाद में कि देखें जी ये उस वक्त उन्होंने कहा था और वो हुआ नहीं और ये इस तरह अब हो रहा है, तो वो मीडिया ही पे चला देता है। तो मैं चाह रहा हूं कि कोई ऐसी बात ना करूं जो कि हमें पता ना हो कि ये फाइनल हुई है कि नहीं अभी। सो जो आपने अभी क्वेश्चन किया, देखें हर चीज पे बात हो रही है और हर चीज जो है हर ऑप्शन को देखा जा रहा है, बट एट द सेम टाइम इस वक्त सिर्फ नंबर 1 प्रायोरिटी हमारी ये है कि जो पीटीआई के लाइक माइंडेड लोग हैं जो कहीं नहीं जाना चाहते वो इकट्ठे रहे। तो मैं अपना वही सवाल दोहराना चाह रहा हूँ कि आप जो मुख्तलिफ ऑप्शंस की बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ ऑप्शन ज़ेर गौर हैं, क्या उनमें ये ऑप्शन भी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की CEC बुलाकर इमरान खान साहब को पार्टी चेयरमैनशिप से हटा दिया जाए? देखें ये तो आप हर ऑप्शन सोचते हैं ना, मगर मेरे ख्याल से ये ऑप्शन बहुत ही एक मुश्किल ऑप्शन है, मगर आई थिंक अंडर कंसिडरेशन तो ये ऑप्शन इस वक्त नहीं है। मगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये आगे चल के ऑप्शन बन जाए, हमें नहीं पता।
मगर इस वक्त तो आई थिंक हम तो इसको इस वक्त डिस्कस नहीं कर रहे, मगर ये आगे चल के और भी बहुत सारी ऑप्शंस जो है वो बन सकती हैं। सो आई डोंट नो अल्लाह ताला किस तरफ लेके जाता है। एंड पे हम तो दुआ कर रहे हैं कि बेस्ट चीज जो है वो सबके लिए हो, और इस मुल्क के लिए स्पेशली, और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के लोगों के लिए बेस्ट चीज क्या होगी। वैसे अपना अलग ग्रुप बनाने का आपको आइडिया क्यों आया? जहांगीर तरीन वाला ऑप्शन भी एक मौजूद है, आपके काफी सारे लोग वहां उस ग्रुप को भी ज्वाइन कर रहे हैं या ज्वाइन कर चुके हैं। हाँ जी, अभी हमारा कोई फैसला इस तरह का हुआ नहीं, ना हमारी उनसे कोई बातचीत इस तरह की हो रही है इस वक्त तो हम सिर्फ अपने लोगों पे फोकस कर रहे हैं। जो हमारे लाइक माइंडेड लोग हैं, हमने किसी और से बातचीत, ऑब्वियसली सबको मैसेजेस आते हैं, सबको कॉल्स आती हैं, मगर इस वक्त हमने किसी से बातचीत करने की कोशिश भी नहीं की, और ना ही इस वक्त कोई नेगोशिएट कुछ तो आपके ग्रुप में एमपीएस के सिर्फ उम्मीदवार हैं या एमएनएस भी हैं आपके ग्रुप में? एमपीएस, एमएनएस, फेडरल मिनिस्टर्स भी जो रह चुके हैं और प्रोविंशियल मिनिस्टर्स भी जो रह चुके हैं। चलो इस तरह मुझे आप ये बता दें कि अब खान साहब को आप मशवरा क्या देना चाहेंगे बतौर सियासी कारकुन? उन्हें क्या करना चाहिए? वो मुल्क से बाहर चले जाएं या अपनी पार्टी को बचाने के लिए खुद ही चेयरमैनशिप से अलग हो जाएं, या फिर वो सियासत से ही अलग हो जाए, सियासत छोड़ दें सियासत को, या फिर जिस तरह का उनका तर्ज सियासत है मौजूदा उसको तर्क कर दें? देखिए, मेरा तो हमेशा से यही मशवरा था है और रहेगा भी कि खान साहब को बैठ के टेबल पे मसाइल हल करने चाहिए थे और करने चाहिए, क्योंकि जितना मर्जी आपने देखा मैं 15 साल से इस पार्टी में था, और 15 साल में से 12 साल हमने सड़कों पे गुजारे। तो इसलिए एहतजाज तो हमने हमेशा किया, मगर एहतजाज एक लिमिट तक होना चाहिए। सही। और हमने एट द एंड ऑफ द डे जब भी कुछ रिजॉल्व करना हो तो आपको टेबल पे बैठना पड़ता है, और टेबल पे उन्हीं लोगों के साथ बैठना है जो इस मुल्क के अंदर है। आपने कोई किसी और मुल्क से लोग तो नहीं लेकर आने टेबल पे बैठने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। तो वो अच्छे हो, बुरे हो, जालिम हो, जो मर्जी हो, बैठना तो आपने लोगों के साथ ही इस मुल्क के अंदर जो है, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं या जिसके साथ भी बैठना है। एट द एंड ऑफ द डे हल जो है वो टेबल पे है, हल सड़कों पे नहीं है। आप एहतजाज करते हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं, जिस तरह हमने बिल्कुल 15 साल किया, मगर एट द एंड ऑफ द डे जो अगर किसी चीज का भी रेजोल्यूशन चाहिए, किसी चीज का हल चाहिए, तो अब मुराद साहब ये बताएं कि तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है उसका जिम्मेदार आप सॉलिडली इमरान खान साहब को समझते हैं या फिर उनके मुशीरों ने खान साहब को बंद गली में धकेल दिया? कौन जिम्मेदार है? मैं आपको ये बता दूं कि जब से खान साहब मूव हुए ज़मान पाक, तब से कुछ ऐसे जबरदस्त एडवाइजर्स थे उनके जो कि आज पार्टी को इस नहज पे ले आए। उन एडवाइजर्स ने इतने मेरे ख्याल से मौके से फायदा उठाया, क्योंकि वो भी घर से बाहर नहीं निकल सकते थे, तो वहां बैठ के मेरे ख्याल से इतना उनको फीड किया गया ना कि जी ये कर दें, वो कर दें, डिफरेंट किस्म की चीजें आपने देखी पिछले 6 महीने के अंदर क्या हुआ। और आई थिंक ये एडवाइजर्स ने जो कमाल दिखाया है कि एट द एंड ऑफ द डे पार्टी को जिस नहज पे आज पहुंचाया गया है, ये पिछले वो 6 महीने के एडवाइजर्स थे जिनकी मेहरबानी। जनाब अब ये बता दें कि आप तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? आप एक नई एमकेएम वाला मॉडल जहाँ पे आपको बनता नजर आ रहा है कि जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं वो इमरान खान साहब से इज़हार ताल्लुकी कर दें और एक नई पार्टी खड़ी कर दें, जिस तरह से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान में बानी एमकेएम को अलग कर दिया गया, उसी तरह का मॉडल आप देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ भी वही होने जा रहा है? देखें, पार्टीज को तो कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। सो इसलिए आपने देखा कि जब जनरल मुशर्रफ वाला हुआ तो सारी नून लीग जो थी वो काफ लीग में चली गई। जब जनरल मुशर्रफ का टाइम खत्म हुआ तो सारे वापस नून लीग में आ गए। तो पार्टीज को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते। ठीक, वो डिफरेंट शक्लें इख्तियार कर लेती है, मगर मेरे नहीं ख्याल से कभी भी किसी पार्टी को, पॉलिटिकल पार्टी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया मुराद राज साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है चौधरी शाफे हुसैन ने, जो कि बड़े साहबजादे हैं चौधरी चाँद सिंह के और मुस्लिम लीग काफ पंजाब के सेक्रेटरी जनरल भी हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी शाफे साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि क्या चल रहा है काफ लीग में आजकल काफ़ी ज़्यादा मुलाकातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की, काफ लीग के साथ भी राब्तों की, मुलाकातों की खबरें चल रही हैं। कितने लोग तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले आपके साथ राब्ते में आ चुके हैं और कौन से काबिल ज़िक्र नाम हैं तहरीक इंसाफ के जो आपको ज्वाइन करने वाले हैं या जल्द उनकी कोई अनाउंसमेंट आ जाएगी आपको ज्वाइन करने की? जी शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इसमें हम मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मीटिंग्स कर रहे हैं और मुख्तलिफ हम लोगों से राब्ते में हैं और इसमें जो है मुलाकातें जो हैं वो जारी हैं। तो इसमें बताएं कि अब पेशरफ्त क्या है, कितने लोग राब्ते में आ चुके हैं आपसे तहरीक इंसाफ के? अभी मुख्तलिफ जमातों के लोग जो है राब्ते में हैं और जहाँ बात है तहरीक इंसाफ की उसमें से भी लोग जो हैं वो हमारे साथ मुलाकातें कर रहे हैं और जैसे मैंने बताया आपको कि अभी मुलाकातें जारी हैं। तो इसके नतीजे वगैरह कब तक सामने आ जाएंगे, मुलाकातों के अनाउंसमेंट्स वगैरह कब तक आ जाएंगी, शुरू हो जाएंगी? बस चल रहे हैं मामलात, आने वाले दिनों में इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ अनाउंसमेंट्स हम स्टार्ट कर देंगे और हमारा यही प्लान है कि जो है पार्टी को जो है दोबारा नए सिरे से हम तंजीम साजी भी हमने शुरू की हुई है और पार्टी को जो है हमारा ये प्लान है कि उसको मजबूत तरीके से लेके चलें और इस तरीके से लेके चलेंगे जो भी लोग ज्वाइन करते हैं वो फिर आने वाले वक्तों में वो फिर मुल्क का भी सोचें बजाय कि सिर्फ अपनी मतलब कि अक्सर सियासतदान होते हैं वो डे वन से सिर्फ अपनी जेब का सोचते हैं। तो हमारा यही एम होना चाहिए कि उन लोगों को लिया जाए कि जो मुल्क का भी सोचें, मुल्क की बेहतरी का सोचें, आवाम की बेहतरी का सोचें बजाय कि सिर्फ दिन रात जो है वो अपनी जेब का ही सोचते रहें। तो परवेज़ इलाही साहब क्या मुल्क का या पंजाब का बेहतर नहीं सोचते थे कि आपने आज ऐलान किया कि उन्हें ज्वाइन, वो अगर चाहें भी तो आप उन्हें नहीं लेंगे पार्टी के अंदर? चाहने ना चाहने वाली बात नहीं है, बात यह है कि परवेज़ इलाही साहब की जहाँ बात कर रहे हैं उन्होंने ख़ुद ही फैसला किया था पार्टी को छोड़ने का और वो पीटीआई में उन्होंने ज्वाइन किया था। चौधरी शुजात हुसैन साहब का तो यही था कि जो ख़ानदान है वो इकट्ठा चला जाए, सियासी ख़ानदान, मगर उन्होंने वो फ़ैसला कर लिया था परवेज़ इलाही साहब ने और उन्होंने फिर वो पीटीआई ज्वाइन कर ली थी। तो अब तो तहरीक इंसाफ बहुत से लोग छोड़ रहे हैं, अभी तक तो मोहन सलाई भी कह रहे हैं कि हम डटे हुए इमरान खान के साथ खड़े हैं और फ़िलहाल वफा होगी इमरान खान के साथ। तो अगर वो छोड़ते हैं, वैसे आपको लग रहा है वो छोड़ देंगे उन्हें, इमरान खान को या पीटीआई को? वो कोई पता नहीं, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है। अगर वो छोड़ते भी हैं पीटीआई तो बेहतर है उनके लिए, फिर अपनी वो एक नई सियासी जमात बना लें। बाकी जो है उनके ऊपर है, उन्होंने पीटीआई छोड़नी है नहीं छोड़नी, उसका तो उन्होंने खुद ही फैसला करना है। वैसे चौधरी शुजात हुसैन साहब की वफादारी तो पूरे पाकिस्तान में एक ज़रबुल मिसल है, तो आप लोगों ने चौधरी शुजात हुसैन साहब को ले लिया, तो परवेज़ इलाही साहब को लेने में क्या ऐसी कबाहत है कि उन्हें पार्टी में वापस नहीं लिया जाएगा? उन्होंने तो खुद ही फैसला करना है ना कि उन्होंने क्या करना है। और जहाँ पार्टी में लेने वाली बात है तो उसमें मैंने जैसे मेंशन किया वो उनके लिए भी बेहतर है और ख़ानदान के लिए बेहतर है कि वो अपनी पार्टी बनाएं, इसलिए कि मोहन सलाई साहब ने तो हमेशा यही कहा है शुजात साहब को कि जी सियासत अपनी अपनी, तो उन्होंने फैसला किया सियासत अपनी अपनी। वैसे कुछ खबरें ऐसी भी आ रही थी, इत्तलात ऐसी भी आ रही थी कि शुजात हुसैन साहब परवेज़ इलाही साहब को अकोमोडेट करने में जो है वो अभी भी रजामंद थे, उनकी मर्जी थी कि वो अकोमोडेट हो जाएं वापस काफ लीग में, लेकिन आपका और मोहन सलाई की आपस में जो है वो बन नहीं पा रही। नहीं, ऐसी तो कोई नहीं, उनको यह था कि बज़ाहिर एज ए ख़ानदान वो वापस आ जाएं, सियासत को मतलब के साइड पर रखते हुए। और सियासत जो है वो जैसे मोहन साहब कहते रहे हैं पहले अपनी अपनी, तो फिर ठीक है अपनी अपनी होनी चाहिए। और ये जो मुझे ये बताया इस वक्त की जो सूरत हाल है पंजाब की, आपको लग रहा है कि कोई भी जमात, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सारे ग्रुप एक्टिव हैं, जरदारी साहब मुतहरक है पंजाब के अंदर, जहांगीर तरीन साहब काफ़ी मुतहरक हो चुके हैं, आपकी पार्टी भी काफ़ी मुतहरक है और नून लीग तो ज़ाहिर पंजाब की तगड़ी जमात है ही, कोई भी जमात, कोई भी सियासी धड़ा आपको अगले इलेक्शन में पंजाब के अंदर सिंपल मेजॉरिटी लेता हुआ नज़र आ रहा है या फिर एक खिचड़ी पकेगी पंजाब के अंदर? मुझे तो लग रहा है कि फ़िलहाल अगर आप आज के दिन पूछें तो मुझे तो आगे फ्यूचर में जो है अलाइंसेस ही नज़र आ रहे हैं। और आपका इत्तेहाद तो अभी तक है, पीपल्स पार्टी के साथ आपका इत्तेहाद है और इसके अलावा नून लीग के साथ भी आपकी एडजस्टमेंट है। जहांगीर तरीन ग्रुप के वाले से कोई काफ लीग के अंदर कोई सोच प्रचार चल रही है कि उनको भी अपने साथ मिलाना है और इकट्ठे सब लोगों ने मिलकर चलना है, चूँकि अभी तो ज़ाहिर है सारे अलग अलग अपनी कर रहे हैं, सियासी जो है कोशिशें हो रही हैं,
लेकिन 5 वे फाइट तो पंजाब के अंदर बड़ी मुश्किल होगी कि आप अलग लड़ रहे हो, नून लीग अलग लड़ रही हो, पीपल्स पार्टी अलग लड़ रही हो, जहांगीर ग्रुप अलग जा रहा हो, तहरीक इंसाफ तो ज़ाहिर आपकी हरीफ है सारों की, मिलके चारों लड़ेंगे या फिर 5 वे फाइट होगी पंजाब में? जहांगीर तरीन साहब ने तो गालबन कुछ दिन पहले फैसला किया है कि वो अपनी एक अलहदा जमात बना रहे हैं। तो मुझे तो लग रहा है कि आगे जाके जो है ये अलाइंसेस की शक्ल में ही जो भी आगे जाके गवर्नमेंट फॉर्म होनी है अलाइंसेस की शक्ल में होनी है। ऑब्वियसली उससे पहले तो इलेक्शंस होंगे, तो उसके बाद लेकिन इलेक्शन में भी कोई अलायंस बन सकता है, कोई इंतखाबी अलायंस भी बन सकता है आपका, नून लीग का, पीपल्स पार्टी का और जहांगीर तरीन साहब का पीटीआई के खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल अमकानात तो होते हैं ना अलायंस सीट एडजस्टमेंट्स के, बिल्कुल चांसेस तो हो सकते हैं फ्यूचर में सीट एडजस्टमेंट्स के हवाले से। ये सरदार तनवीर इलियास साहब कल क्या एजेंडा लेकर आपके पास आए थे और बात बन क्यों नहीं सकी उनके साथ आपकी पार्टी की? वो चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिलने आए थे और एक अच्छी उनके साथ मुलाकात रही और उन्होंने कहा कि जो भी वो फ्यूचर में फ़ैसला करेंगे वो अपने बाकी भी जो हैं उनके साथ डिस्कस करके डिसाइड करके और फिर वो फ़ैसला करेंगे। इसी तरह वो और जमातों के पास भी गए हैं, उनसे भी उनकी बातचीत हुई है। हमारे पास भी वो आए थे, चौधरी शुजात साहब से मिले और वहाँ पर उन्होंने यही कहा आगे जो है वो मशवरे से चलेंगे। क्या कहा उन्होंने? उनके पास कितने लोग हैं? कोई MNAs MPs कुछ लोग हैं उनके पास? ये तो बज़ाहिर इस पर कोई ऐसा सच तो बात नहीं हुई, मगर जो बात हुई थी वो यही है कि आगे जो है मशवरे के साथ ही चला जाएगा। अब सर मुझे आप ये बताएं कि सही अब मुझे ये बताएं आपका क्या इरादा है पंजाब में? आपने कहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है? ज़ाहिर आप काफ़ी अरसे से मुतहरिक हैं सियासी मामलात के अंदर, पार्टी के आप सेक्रेटरी जनरल भी हैं पंजाब के अंदर। क्या आपने डिसाइड किया कि पंजाब में आप किस हल्के से लड़ रहे हैं और आपकी कोई एडजस्टमेंट किस पार्टी के साथ हो रही है, सीट एडजस्टमेंट वगैरह, या आप अपने तौर पे आ रहे हैं? जी पंजाब में मैं बेसिकली 2004 से ऑन ग्राउंड पॉलिटिक्स में हूँ और कुछ वजूहात थी, ख़ानदान के अंदर से ही एक दो लोग थे जिनका नहीं दिल था कि मैं ख़ुद कॉन्टेस्ट करूँ। तो अब इंशाल्लाह आगे आने वाले इलेक्शनों में जो है मेरा इरादा है MPA का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का। सही है। और कहाँ से कर रहे हैं? जी इंशाल्लाह मेरा गुजरात से प्लान है इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने का फॉर MPA। फाइनली ये बता दें कि परवेज़ इलाही साहब के साथ जो कुछ हो रहा है क्या ठीक हो रहा है? वो तो कह रहे हैं कि मेरे साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है, गलत केसेस में मुझे गिरफ्तार किया गया है। ठीक गिरफ्तारी हुई है उनकी? ठीक केसेस बने? मेरे तो ख्याल में कि जो भी किसी के ऊपर भी केस हो, चाहे कोई भी हो, ऑन मेरिट पर होना चाहिए और नाजायज़ किसी भी तरीके की कोई ज़्यादती नहीं होनी चाहिए और जो भी कोई केस हो ऑन मेरिट बेसिस पर होने चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच चौधरी शाफी हुसैन साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती नाज़रीन प्रोग्राम में एक मुख्तर ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, बढ़ेंगे अगले सेगमेंट की तरफ, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा सेनेटर आसिफ किरमानी साहब ने। आसिफ किरमानी साहब बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सर ये बताएं कि इस वक्त नून लीग पंजाब के सारे एक एक्टिव तरीन सियासी मंजरनामे से हमें गायब नज़र आ रही है। सारी पार्टियां जोर लगा रही है पंजाब में, काफ लीग जोर लगा रही है, जहांगीर तरीन ग्रुप अपना जोर लगा रहा है, तहरीक इंसाफ के जो टूटने वाले छोड़ने वाले जो अरकान हैं उन्हें शामिल करने में या अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करने के वाले से पीपल्स पार्टी बड़ी एक्टिव है। नून लीग खामोश बैठी है पंजाब के अंदर, क्या वजह है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया समर भाई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप देखिए कि मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से भी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अभी ये 28 मई का एक यौम तकबीर पर एक फंक्शन हुआ, उससे पहले भी मरीम नवाज़ ने जलसे किए हैं, कन्वेंशंस किए हैं, तो हम सियासी तौर पर तो मुतहरक हैं। हाँ, ये आपकी बात ठीक है कि ये जो जोड़ तोड़ की सियासत हो रही है और जिसमें कि
लोग जौन से हैं वो अपनी लॉयल्टीज तब्दील कर रहे हैं और एक पार्टी को छोड़कर दूसरी। दिस इज ऑल पावर पॉलिटिक्स, और मैं समझता हूं कि हमें इस पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनना, क्योंकि ये कोई फील्ड में सियासत तो हो नहीं रही, ये तो ज़ाती एक मफादात की और अपनी स्किन बचाओ की एक मुहिम है जो चल रही है। अब आप देखिए ना जुल्म कितना है कि एक पार्टी ने एक पॉलिसी थी और ये लोग जो है पार्टियां तब्दील कर रहे हैं, ये कल तक अपनी पार्टी जिसमें थे पीटीआई में उसकी पॉलिसी के तहत ये लोग काम कर रहे थे। ता वक्त के जब 9 मई का सानहा हुआ उस वक्त तक तो अपनी पार्टी के साथ बराबर खड़े हुए थे, और जब 9 मई का सानहा जो पाकिस्तान पर हमला हुआ, पाकिस्तान की फौज पर जो हमला किया गया, उसके बाद ये लोग फिर अब आज दूध से नहाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि ये इसमें कोई ये सियासत नहीं हो रही, ये सर बहुत दूध से नहीं नहा रहे, उन्हें दूध से नहलाया भी जा रहा है सर। हाँ, लेकिन ये इसका मतलब ये हुआ समर भाई कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ 2% सियासी अशराफिया के लिए बना है। आप और हम तो फिर अवाम जो है वो तो कीड़े मकोड़े हुए ना, फिर हमारी तो कोई इसमें वक़्त नहीं है। यानी अब गौर कीजिए कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला करने में, पाक फौज पर हमला करने में जो लोग मुआवन थे, जिन्होंने उन मंसूबों में हिस्सा लिया, 2 दिन की जेलें बर्दाश्त नहीं हो सकी उनसे, और वो भागकर अब एक नए प्रेशर ग्रुप्स बना रहे हैं। मैं तो इनको प्रेशर ग्रुप्स कहूँगा, और मैं समझता हूँ कि मैं बाकी जमातों की बात नहीं कर सकता, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि हमें और दूसरी जमातों को इन लोगों से अपने आप को दूर रखना चाहिए। देखिए, जब ये अदम एतमाद आई थी तो उस वक्त इमरान खान साहब का ग्राफ बहुत नीचे जा चुका हुआ था, और उसके बाद अगर हम फौरन इलेक्शन में चले जाते तो पीटीआई का वजूद ना होता। आज एक और मौका है, एक लेकिन बड़ा अनफॉर्चुनेट जो सानिया हुआ, मैं मौका नहीं कहूँगा, सानिया हुआ एक 9 मई का, जिसके बाद पीटीआई जो है वो तो बिल्कुल तितर बितर हुई है। और इस वक्त इमरान खान तो उनकी जो मकबूलियत जो भी थी जितनी भी, वो तो ज़मीन बोस हो चुकी है। और अब हम क्यों उनका मलबा उठाएं? हमने पहले भी उनका मलबा उठाया, अब भी ये मलबा उठाएं। तो मैं तो इसको एक पावर पॉलिटिक्स समझता हूं, और मैं इसको बड़ा ही नापसंदीदगी की निगाह से मलबे को मुख्तलिफ सियासी जमातें माले गनीमत समझ के लूट रही हैं। पहले उन्हें लूटा गया, आज वो लोग लूट रहे हैं माले गनीमत समझकर। लेकिन सर मुझे ये बता दें कि जिस तरह हम बात करें पॉपुलैरिटी की, हम बात करते चले, तहरीक इंसाफ तो टूट रही है, तितर बितर हो रही है, लेकिन उसका शराजा बिखर रहा है। लेकिन नून लीग की अगर मैं बात करूं, नून लीग भी तो गेंद नहीं कर रही पंजाब के अंदर या ओवरऑल पूरे मुल्क के अंदर। जिस तरह की मुआशी सूरत हाल है, जिस तरह की महंगाई 38% पे पहुंच चुकी है, और IMF के साथ आपका मुआहिदा हो नहीं पा रहा। यहाँ आपके वज़ीर ख़ज़ाना रोज़ IMF को आंखें दिखाते हैं, और वज़ीर-ए-आज़म साहब फ़ोन करके उनसे जो है वो दरख्वास्तें कर रहे हैं कि प्रोग्राम जो है हमारा बहाल करें। तो इस तरह से मुल्क की मईशत आपसे चल नहीं पा रही, आवाम के मसाइल आपसे हल हो नहीं पा रहे, आप लोग भी तो पॉपुलर नहीं है आवाम के अंदर। ये मैं आपकी बात से जुज़वी समर साहब ज़रूर इत्तफाक करूँगा, जो आपने बड़ा एक वाइटल इशू टच किया है, जिस पर इस वक्त जो तवज्जो है वो जितनी दी जानी चाहिए, और वो इन जो सानिया 9 मई के बाद से मामलात जो हैं वो उस तरफ ज़रा उतनी तवज्जो नहीं दी जा रही कि जो असल इशू है इस कौम का, लोगों के जो मसाइल हैं वो है महंगाई है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है। लेकिन अब ये देखिए कि अपनी तरफ से तो जितनी भी कोशिश ये हुकूमत है, पहली बात ये मुस्लिम लीग नून की कुल्ली तौर पर हुकूमत नहीं है, और जितनी भी वो कोशिश की जा सकती है वो की जा रही है। लेकिन चूंकि जो इतना बिगाड़ पैदा करके लोग जा चुके हैं, आप देखिए ना, ये तो वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये तो वो लोग थे जो कहते थे पाकिस्तान के नाउज़ुबिल्लाह खुदा न खासा टुकड़े हो जाएंगे। ये वो लोग थे जो कहते थे कि पाक फौज जो है वो तकसीम हो जाएगी, और इन्होंने कोशिश भी की उसको तकसीम करने की, जो इंडिया ना कर सका वो इन्होंने कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। हैविंग सेड दैट, मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल हालात हैं, बहुत मुश्किल हालात हैं। मैं मुआशी तौर पर बात कर रहा हूँ, IMF के साथ भी हमारे मामलात जौन से हैं वो बावजूद हमारी तमाम कोशिशों के भी, चूँकि IMF जो है वो माजी में जो इमरान खान साहब की हुकूमत ने IMF के साथ जैसे कलाबाजियाँ लगाई थी, वो भी उनका भी एक ट्रस्ट लेवल जो है वो शेक हुआ है। तो ये बहुत सी चीजें बिल्ड एतमाद तो IMF वाले आप पर भी नहीं कर रहे। वो इमरान खान का मामला तो चला गया, वो आप लोगों के ऊपर भी एतमाद नहीं कर रहे। अब तो साल से आपकी गवर्नमेंट है मुल्क के अंदर, वो आप पे एतमाद नहीं कर रहे। देखिए ना, इसमें जो सबसे ज्यादा
एक डिससर्विस की इमरान खान साहब की हुकूमत ने, वो ये की कि उनके तो वजीर ख़जाना जौन से थे वो IMF को ख़त लिखवाने पे तुले हुए थे, अपने वज़राए ख़जाना को कहते थे सूबों के कि ख़त लिखो इनको। हर तरह की उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए IMF के साथ जो डील थी वो बेहतर तरीके से हो सकती थी और हो जानी थी और इंशाल्लाह हो जाएगी। उसमें तो रुकावट। चौथे रोज जो आपके वजीर ख़जाना उठ के IMF को आंखें दिखाते हैं कि हमें ज़रूरत नहीं है IMF की, देना है तो दे, नहीं देना प्रोग्राम तो मत दे, वो क्या इसमें नहीं है उसका कोई रोल किरदार कोई प्रोग्राम को खराब करने में? मैं ये समझता हूँ कि देखिए, एक लफ्ज़ होता है अपनी खुददारी भी कोई चीज़ होती है। और जहाँ तक वज़ीर ख़जाना की आपने बात की है, वज़ीर ख़जाना ने कई मरतबा कहा कि जी हमने उनकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी या उनको हमने सेटिस्फाई कर दिया है। लेकिन अब देखें जुल्म कितना है कि क्या ये IMF का काम है कि वो हमें ये कहे कि तुम यहाँ जनाब ये वायलेशंस हो रही हैं, आइन पर चलो। उनका क्या इससे लेना देना? एक मॉनिटरल इदारा है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के गिर्द घेरा तंग करने की कोशिश की जा रही है और उसका सबसे जो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर है वो ये है कि पाकिस्तान मुखालिफ जो कुव्वतें हैं उनको CPEC हजम नहीं हो रहा इस खित्ते में, उनको पाकिस्तान और चाइना की दोस्ती हजम नहीं हो रही। और जैसे आप देखिए पिछले गुज़श्ता कुछ दिनों से फिलहाल तो सर पंजाब से आपके लिए बुरी खबर एक आ रही है कि परवेज इलाही को दोनों मुकदमात में गुजरावाला की अदालत ने डिस्चार्ज कर दिया। कल भी जो उनका एंटी करप्शन का एक केस था वहाँ से भी वो दोनों मुकदमात में, वहाँ भी मुकदमे के अंदर वो डिस्चार्ज उन्हें कर दिया गया था। बरी हो गए सारे मुकदमात से परवेज इलाही। बड़े हमने सुने थे कि बड़ी करप्शन कर दी परवेज इलाही ने, बड़ी तबाही मचा दी, वो सारे केसेस से एक एक करके बरी हो रहे हैं। कमज़ोर केस बनाया आप लोगों ने या कुछ था नहीं, ऐसी करप्शन कोई वगैरह थी नहीं, ज़बरदस्ती बनाने की कोशिश की गई, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है ये? नहीं, पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस तो नहीं है। जाहिर है ये आप कह सकते हैं कि प्रोसिक्यूशन इस मुआशरे में वीक है और फिर ये लोग जो इतना अरसा इक़्तिदार में रहे हैं इन्होंने जाहिर है इनकी कोई इनग्रेस होती है और ये लोग जो उनसे 3.5 साल रहे तहरीक के साथ इक़्तिदार में, ज़्यादा इक़्तिदार में आप लोग ही रहे सर। नहीं, लेकिन अभी तो वही रहे ना जी, हम तो जेलों में रहे, हम तो जुल्म सितम बर्दाश्त करते रहे, हम तो झूठे इल्जामात के तहत जेलों में रहे। मजमूई तौर पर किसी भी सियासी जमातों में से अगर आप कैलकुलेट करें तो PMLN का टेन्योर सबसे ज्यादा बनता है सारी जमातों से मिला के। पीपल्स पार्टी को देख लें, PTI जो 3.5 साल हुकूमत की है। लेकिन आप ये भी देखिए कि जितनी तरक्की और खुशहाली PMLN के दौर में आई है, जरा मुझे ये भी बता दीजिए ये बाकी जितने आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे थे सर, परवेज इलाही साहब बरी हुए, फिलहाल मैं उनकी बात कर रहा था। देखें इसमें तो अब ये चूंकि एक अदालत ने कर दिया है, अभी और भी बड़े फोरम हैं और अगर उनके खिलाफ केस वाकई सॉलिड है तो उस पर आगे चलेगा केस, अगर नहीं होगा तो ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मकसद मतलब सिर्फ इतना है कि एक सोचने की बात तो समर भाई ये है कि आज हम जिन मसाइल का शिकार हैं उसकी नौबत ही क्यों आई। अच्छी भली एक चलती हुकूमत को 2013 से 17 तक जिसने पाकिस्तान में लोड शेडिंग ख़त्म की, जिसने पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया नवाज शरीफ ने, और उसको चलती अच्छी भली हुकूमत को भेजकर उसके बाद से आप देखिए क्या हालात हो रहे हैं। आपने महंगाई, PTI वाले भी यही बात करते हैं, वो भी कह रहे हैं चलती फिरती हमारी एक हमारी अच्छी खासी चलती हुकूमत को 2022 में डिसलॉज कर दिया गया, वो भी यही बात करते हैं। आप वाला आर्गूमेंट तरीके से आप भी पेश करती है। इस वक्त तो ज़ाहिर है जो बड़ी खबर है कि परवेज इलाही साहब को गुजरावाला में दर्ज करप्शन के मुकदमात में बरी कर दिया गया है, दोनों केसेस में उन्हें बरी कर दिया गया है। इससे पहले कल भी उन्हें एक केस के अंदर बरी कर दिया गया था, एंटी करप्शन में उनके खिलाफ जो केस था, और आज गुजरावाला की अदालत ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दे दिया है। 2 केसेस थे उनके खिलाफ, एंटी करप्शन ने उनको कल दोबारा उन्हें बरी करने के बाद भी एंटी करप्शन ने मजीद 2 केसेस में उन्हें हिरासत में ले लिया था, अपनी तहवील में ले लिया था, और आज उनकी बेस था जिसमें उन्हें 2 केसेस में बरी कर दिया गया है। एक बड़ा सेटबैक है हुकूमत के लिए, पंजाब की निगरान हुकूमत के लिए और रियासत के लिए कि परवेज इलाही के खिलाफ 3 केसेस बने, तीनों में वो बरी हो गए। और इसके अलावा यास्मीन राशिद का मामला है, आसिफ किरमानी साहब के, यास्मीन राशिद साहब को भी एक मुकदमे में उठाया गया जिसमें FIR में उनका नाम ही नहीं है और आज वो बरी हो गई हैं। ये रियासत की सुबकी नहीं हो रही सर? समर भाई, मेरा ख्याल है कि फिर तमाम लोगों को यहाँ आम माफी दे के फिर छोड़ देना चाहिए। इसका तो ये मतलब है ना कि फिर आम माफी दे फेवर तो नहीं किया, ऑन मेरिट छोड़ा गया है। नहीं, देखिए ना, गुजारिश ये है कि देखिए ये सारे सबूत मौजूद थे, एविडेंस मौजूद थे। जिन जिन लोगों ने जिना हाउस कोर कमांडर हाउस पर हमला किया, तमाम वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं, तमाम एविडेंस मौजूद हैं। लेकिन अब जाहिर है मैं हुकूमत में हूँ, हम हैं, लेकिन हम अदालत नहीं हैं।
अब मुझे नहीं मालूम अदालत के सामने क्या शवाहिद थे, किन ग्राउंड्स पर उन्होंने जिन लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं उनको बरी किया है। अब ये तो जाहिर है आगे इस पे जो मुतल्लिका महकमे हैं जिनके वो जेर हिरासत थे या हैं, तो वो ये उनका काम है कि आगे देखें चल के भाई कि इस मामले में क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। मैं लेकिन सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि किसी भी बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए, और जो गुनाहगार है उसको किसी किस्म को उसकी कोई माफ़ी और रद्द और रियायत उसके साथ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा सानिया हुआ है 9 मई का, और इसको हम लाइटली नहीं ले सकते। पहले हमने सकूते पाकिस्तान करवाया, आज ये सानिया 9 मई हुआ है। तो मुझे परवेज इलाही पे तीनों केसेस जो है वो करप्शन के थे, वो 9 मई के केसेस में नहीं उठाए गए थे। यार परवेज इलाही इज नॉट द मेजर सब्जेक्ट ऑफ डिस्कशन समर भाई। अभी उनकी खबर आ रही है सर, मैं इसलिए उनकी बात कर रहा हूँ। अभी उनकी खबर सामने आई है कि उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है 2 केसेस में मजीद। अगर बकौल आपके उनको उन्होंने बरी कर दिया है तो फिर जाहिर है जो दूसरे जो लोग हैं इस वक्त, देखें हमारे तो यहाँ पंजाब में हमारी हुकूमत तो है नहीं, नंबर 1 ये एक निगरान हुकूमत है, उसके लिए मैं तो जवाबदेह नहीं हूँ। बेहतर हो कि आप ये परवेज इलाही वाला सवाल जो है या जो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाला सवाल है, ये आप निगरान हुकूमतों से करें, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम लीग नून जो है वो मरकज में इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है। पंजाब के उमूर के ऊपर करमानी साहब, पंजाब की निगरान हुकूमत से ज्यादा अता तारड़ साहब और दीगर लोगों की निगाह होती है, वो ज्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे होते, ज्यादा मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं पंजाब के मामलात के ऊपर। मैं किसी भी शख्स का ना तो तर्जुमान हूँ ना स्पोक्स पर्सन हूं। मैंने तो आपको एक बड़ी मोटी सी बात मेरे भाई कही है, मैंने तो बड़ी एक मोटी बात आपको कही है। एक जाती तौर पर मैं समझता हूं कि ये निगरान हुकूमत है, इसका कम से कम मुस्लिम लीग नून से या पीडीएम से कोई लेना देना नहीं है। एक इंडिपेंडेंट निगरान केयर टेकर सेटअप है, वो जाने, परवेज इलाही जाने, वो जाने, यास्मीन राशिद जाने, मैं कम से कम इसका मुझे बोझ उठाने का निगरान करमानी साहब मुझे आप चले मियां साहब का बता दें कि कुछ खबरें चल रही हैं कि जहांगीर खान तरीन की बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, जिसमें आइंदा के इंतखाबी इत्तेहाद के हवाले से इंतखाबी लाएमल जो है वो डिस्कस किया जाएगा। क्या कोई सीट एडजस्टमेंट होने जा रही है, कोई इंतखाबी अलायंस बनने जा रहा है तरीन साहब के साथ मिलकर, पीएमएलएन का करने का जा रहे हैं आप लोग, एजेंडा क्या है और ये मुलाकात कब हो रही है? देखिए समर भाई, मैं गुजारिश ये है कि सियासतदान जो होते हैं वो मिलते रहते हैं एक दूसरे से, लेकिन मैंने आपको कहा कि मुझे नहीं मालूम इसमें पार्टी पॉलिसी क्या होगी, लेकिन मैं अपनी ज़ाती राय दे सकता हूँ एज ए पॉलिटिकल वर्कर ऑफ मुस्लिम लीग नून। और ये मैं अपनी पार्टी में भी बात करूँगा कि हमें ऐसे लोगों से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत, मैं नहीं समझता कि हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है। हमें ये वही मौसूफ है ना जिनकी वजह से आज पाकिस्तान इस हाल तक पहुँचा है। ये वही साहब हैं जो अपने जहाज़ों में भर भर के लाते थे लोगों को और हुकूमत बनाते रहे, और आज जब उनका अपनी पार्टी के चेयरमैन से इख्तलाफ हो गया तो मैं तो तभी तो कह रहा हूँ दिस इज ऑल पावर पॉलिटिक्स। मुझे आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान इस 2% सियासी अशराफिया के लिए बना है? आप और मैं, हम क्या कीड़े मकोड़े हैं अवाम जो है? नो 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 नो, ये मैं तो इस चीज को बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करूंगा कि मुस्लिम लीग नून के पास अपने कैंडिडेट्स हैं, इलेक्टेबल्स हैं, मजबूत कैंडिडेट हैं। ठीक है, इलेक्शन से पहले आप तो इस चीज को नहीं कर रहे, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब शायद उनकी सोच मुख्तलिफ हो आपकी राय से, वो तो शायद मिलना चाह रहे हैं, तरीन साहब के साथ मिल के इंतखाबी स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, जिसकी आसिफ करमानी साहब ने नाज़रीन मुखालफत की है कि वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले किसी भी बंदे के साथ ना हमें सीट एडजस्टमेंट करनी चाहिए, ना उनसे किसी किस्म का कोई इंतखाबी इत्तेहाद होना चाहिए। एक मुख्तर ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे हुकूमत और अदलिया के दरमियान महाज आराई थमती दिखाई दी थी, लेकिन आज से ये मामला, ये महाज फिर से गर्म होता दिखाई दे रहा है। बातों की ब्रेक के बाद मेरे साथ रहेगा। वेलकम बैक। सियासी महाज पर तहरीक इंसाफ को ज़ेर करने के लिए हुकूमत हर तरह का हरबा आजमा रही थी, जिसमें बज़ाहिर हुकूमत नाकाम रही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आ बैल मुझे मार वाला काम किया और अपनी जमात का शिराजा बखेरवा लिया। इस दिन से पहले भी हुकूमत अदलिया को PTI की सहूलतकारी का इल्ज़ाम दे रही थी, जिसकी बुनियाद पर अदलिया के खिलाफ भी एक महाज खुला हुआ था। कभी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से चीफ जस्टिस के इख्तियारात को कम करने की कोशिश, कभी चीफ जस्टिस की जानिब से बार बार बनाए गए मखसूस बेंचेस पर सवाल उठाए गए, कभी आला अदलिया में मौजूद जजेस की अपनी या उनके अहल खाना की ऑडियोज़ को मंजर आम पर लाया गया, जिसपे बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नरम गोशा होने का तासुर मिला।
तो कभी रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर एक्ट से सुप्रीम कोर्ट को सरप्राइज कर दिया गया। हुकूमत की जानिब से इस मुहिम जोई में हुकूमत को सपोर्ट भी खुद अदलिया ही से मिल रही थी, जिस आला अदलिया के जजेस के दरमियान भी तनाव की खबरों और हकीकी इकदाम का भी एक सिलसिला चल पड़ा था। ये तफरीक और तकसीम बज़ाहिर अब भी अपनी जगह मौजूद है, जिसकी तस्दीक गाहे बगाहे होती रहती है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से कुछ दिलचस्प मनाजिर भी सामने आए, जिसके बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल और सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के दरमियान मुबैना तकसीम पर मजीद क़यास आराइयाँ शुरू हुई। इसके बाद गुज़िश्ता रोज़ एक और वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें दोनों जजेस को खुशगवार माहौल में सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी करते देखा गया। इन मनाजिर ने मुमकिन तकसीम की तस्दीक से मुतालिक एक इबहाम पैदा कर दिया और अब इस इबहाम की तस्दीक कुछ और वजाहत खुद सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने की, जिन्होंने एक बयान में कहा है कि चीफ जस्टिस वफाकी शरई अदालत की हल्फबर्दारी की तकरीब के मौका पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को नज़रअंदाज करने से मुतालिक चलने वाली खबरें दुरुस्त नहीं। एक वजाहती बयान में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का कहना था कि यह लम्हा किसी ने रिकॉर्ड कर लिया, जिससे यह तासुर गया कि मैंने चीफ जस्टिस से मुसाफा नहीं किया, हालांकि कबल अज़ीम में उनसे मिल चुका था। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा का मजीद कहना था कि इस बात में भी कोई हकीकत नहीं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कसदन एक अलग ग्रुप बना रखा है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज ने कहा कि खिलाफ हक़ाइक़ एक मुतनाज़ बयानिया घड़ना इदारे की बदनामी का सबब बन रहा है। गो के जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के इस वज़ाहती बयान से सुप्रीम कोर्ट में तफरीक के इस तासुर को ब्रेक लग जानी चाहिए, लेकिन इसका इम्कान इसलिए कम है क्योंकि ये वजाहत सिर्फ एक मखसूस मंजर कशी की वजह से आई। इससे कबल होने वाले फैसलों पर एतराज़ात या चीफ जस्टिस की जानिब से बनाए गए एक ही तरह के बेंचेस जैसे ज़मीनी हक़ाइक़ अदलिया में मौजूद ग्रुपिंग की यकसर नफ़ी नहीं कर सकेंगे। और इसी नुक्ते की बुनियाद पर हुकूमत तकरीबन हर रोज़ ही अदलिया को कटहरे में ला खड़ा करती रही और आज भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब एक बार फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सुप्रीम कोर्ट में मौजूद मखसूस जजेस पर मखसूस सियासी धड़ेबंदी की पुष्पनाही का इल्ज़ाम लगाते रहे और अदलिया को पार्लियामान के दायरा कार में मुदाखलत से बाज रहने का फ़राब भी देते रहे। कल को पार्लियामान भी कह सकती है, कल को हुकूमत भी कह सकती है कि जनाब आप जो फैसला जात देते हैं अहम केसेस में हमसे भी मुशावरत कर लिया करें। कभी ऐसा सोच रियासत ने कभी रखी है? और ये जो रियासत के ताबे हैं ये सोच रख रहे हैं कि ये यहाँ है और रियासत नीचे है। चंद मखसूस लोग जिनके बारे में कि हम ख्याल का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है, इस तरतीब से वो रियासती इदारों में मुदाखलत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है जैसे कि वो किसी मखसूस सियासी धड़े की तरफ कोई नर्म गोशा रखते हैं। अब दोबारा की इस महाजराई से हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है, बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब जनाब इरफान कादिर साहब से। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि पिछले कुछ दिनों से हुकूमत और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान जो तनाव और एक कशीदगी की फ़ज़ा थी वो ज़रा थमना शुरू हुई थी, हालात बेहतर होना शुरू हुए थे, काफ़ी हमें एक अमन सा नज़र आने लगा था। लेकिन अब आज फिर आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से जिस तरह आपने मुखातिब किया चंद मखसूस जजेस का नाम लेके उनका इशारा करके, उससे लग रहा है कि शायद ये कशीदगी थमी नहीं है। ये तो महाजराई खत्म हुई है, इसके साथ आप महाजराई की बात कर रहे हैं। मैंने तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने सुनी नहीं। मैंने कहा हम सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं, तभी तो ये सेगमेंट कर रहे हैं। हम सिर्फ वो जो चंद जजेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के साथ नहीं है, हमने उनको भी यही कहा है कि आप भी सुप्रीम कोर्ट के साथ हो जाएं ताकि आपका आपस के जो इनर कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो रिजॉल्व करें। तो मैंने ये बड़ा क्लैरिटी के साथ ये कहा है। मुझे नहीं समझ, मैं हैरान हुआ हूँ कि आपकी बात सुन के कि कोई महाजराई तो वो जजेस जो हैं वो चंद जो वो सुप्रीम कोर्ट से कर रहे हैं, तो हम उनको यही कह रहे हैं कि आप महाजराई मत कीजिए। तो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 7-8 जजेस जिन्हें आप मखसूस जजेस कहते हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऐसा नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट नहीं है? हाँ, तो हमने यही कहा है ना, उस इदारे के साथ खड़े हुए हैं। दिस इज व्हाट वी आर सेइंग। तो उनको चाहिए कि अपने जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है वो खत्म करें। अब बेंचेस जो है वो सबकी मर्जी से बनाएं। इससे ज्यादा और अच्छी बात हम क्या कर सकते हैं? तो आपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात भी की कि वो डॉर्मेंट है, पहले भी आपने रेफरेंसेस लाने की कोशिशें की, कुछ आगे मामला बढ़ नहीं सका। अगर आपको जजेस के हवाले से एतराज़ है, आप बार बार मखसूस जजेस की बात तो करते हैं, अगर कोई मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुआ है तो आप उसके खिलाफ रेफरेंस लाएं और या फिर आप उन्हें जो आपके प्लान्स थे कि आप पार्लियामेंट में उनको अकाउंटेबल बनाएंगे पीएससी के अंदर या किसी मखसूस कमेटी के अंदर, करने के जा रहे हैं? नहीं, आप सही कह रहे हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हमने यही कहा है ना कि वो जजेस ने उसमें जो भी करना है जजेस ने करना है, हमने तो कुछ नहीं करना।
तो इसलिए वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी बनाई गई है तो वो इररेलेवेंट तो नहीं है ना, उसकी एक रेलेवेंस है, वो रिडंडेंट तो नहीं है ना, आप रिडंडेंसी तो नहीं एट्रीब्यूट कर सकते ना कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। गवर्नमेंट आपने ही कहा था, तो इसलिए उसकी बड़ी अहमियत है उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की। जी हाँ। अच्छा सर, अब मुझे आप चूँकि मामले सुसी एहतसाब भी हैं, तो ये बताएं अल-कादर ट्रस्ट केस में 7 तारीख को इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बेगम ने पेश होना है बतौर गवाह, तो इस केस में क्या इमरान खान साहब की गिरफ्तारी आप देख रहे हैं, जो जितने शवाहिद आपके सामने हैं अब तक? देखें, ये तो अब नैब ने ये डिसाइड करना है कि उनको तफ्तीश के लिए उन्होंने जैसे भी तफ्तीश करनी है। ऑलरेडी आपने देखा ही है कि इस पे अब वो शायद अदालत में चले गए थे, वो तफ्तीश में अभी वो शामिल तफ्तीश उस तरह से नहीं हुए, तो मकसद ही होता है तफ्तीश का कि उनको पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए कि वो अपने जो मामलात हैं वो उसको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो एक्सप्लेन करे वहाँ पे। तो ये एक किस्म का उनको एक अच्छा मौका मिला हुआ है, तो उनको फायदा उठाना चाहिए, बिकॉज अगर उन्होंने उनका कोई रोल ही नहीं है तो इन्वेस्टिगेशन में तो एक अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगी ना कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू बयान कर सकें, ताकि तो उसमें जितना भी क्वेश्चन एक्सरसाइज कर सकते हैं वो करना चाहिए। आपके केसेस में मुल्जिम कहाँ फ़ायदा उठाता है? फ़ायदा तो हुकूमतें ही उठाती है, चूँकि ज़्यादा केसेस में शायबा होता है पॉलिटिकली मोटिवेटेड का। सर ये बता दें कि इमरान खान साहब का जिक्र होता है इस केस के अंदर, अल-कादर में बुशरा बेगम साहब का होता है, लेकिन मलिक रियाज साहब का जिक्र नहीं होता कहीं पर भी, जिनके सारी ट्रांजेक्शन जिन्होंने की, सारे मामलात हुए, उनके वाले से कुछ चीज़ें आप सामने ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं? वो नोटिस हुआ हुआ है उनको, मलिक साहब को भी नोटिस हुआ हुआ है। बिल्कुल, लेकिन आप शायद इस चीज को आपने गौर से नहीं देखा कि इंग्लिस्तान में जो नेशनल क्राइम्स एजेंसी की जो प्रोसीडिंग्स हैं वहां पे उन्होंने कहा है कि हम वी आर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द फंड्स, वी आर नॉट प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल इन यूके। और वो फंड्स जो है उन्होंने कह दिए हैं कि दे बिलोंग टू स्टेट ऑफ पाकिस्तान एंड they have been repatriated to the state of Pakistan according to the National Crime Agency। लेकिन वो जो बरतानिया में एनसीए के अंदर फंड मैटर करता है, इंडिविजुअल मैटर नहीं करता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इंडिविजुअल मैटर करता है, क्योंकि इंडिविजुअल ने पैसे दिए हैं, इंडिविजुअल ने फायदा उठाया है। यहाँ पे नहीं, यहाँ जो शख्सियत सबसे ज्यादा मैटर करती है वो शख्सियत है जिनको के 80 करोड़ रुपए अल-कादर ट्रस्ट में जो मिले हैं, और वो सारे जो हैं वो इन्हीं ने दिए हैं ना जी, बैरियर टाउन और उनकी फैमिलीज ने उनको दिए हैं 80 करोड़ दिए हैं, जिसमें 458 कनाल। तो पैसे लेने वाला सिर्फ मैटर करता है, पैसे देने वाला मैटर नहीं करता, जिसने फायदा उठाया सारे मामले के अंदर। हाँ, ये चीज अभी तय होगी ना कि इसमें देने वाला और लेने वाले के किसके बेनिफिट ज्यादा हैं, उसका आपस में वो तमीज तो करनी होगी ना। तो वो अच्छा सर, मुझे आपकी मौजूदगी से फायदा उठाते हुए खान साहब के खिलाफ क्या फौजी अदालतों में मुकदमात चलेंगे, कार्रवाई होगी ऐसी कोई? नहीं, ये आप फौजी अदालतों से पूछें, क्योंकि वो कैंटोनमेंट्स का जो आर्मी एक्ट है 1952 का, वो बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट एक सेटअप है उनका, तो उसमें ऑब्वियसली मैं उस पर तो बात नहीं करूँगा। लेकिन अगर आप लॉ पूछ रहे हैं तो आर्मी एक्ट जो है वो इट्स एन एग्जिस्टिंग लॉ, और वो अप्लाई करता है तमाम उन लोगों को जो आर्मी एक्ट के ताबे जो लोग हैं, जो उनको सड्यूस करें या उनको इन्फ्लुएंस करें या उनकी तनसीबात पे अटैक करें, तो वो लॉ उनको भी अप्लाई करेगा। लेकिन ये थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया इरफान कादिर प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त। नाज़रीन, आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिज़ा की वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी बराए अकाउंटेबिलिटी इरफान कादिर की, जिनका ये कहना है कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो भी सकती है, लेकिन उस हवाले से नैब को ज़्यादा बेहतर पता है। अल-कादर ट्रस्ट में इमरान खान के साथ साथ मलिक रियाज को भी नोटिस हो चुका है। देखते हैं ये केस किस तरह से आगे बढ़ता है। आज की शो में इतना ही। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।